करावे से फिर भाईचारा कट्ठा होनू दिल त शुक्र मनावे से समाज का हक मिले लोगां ने नू सबने समझावे से समाज का हक मिले लोगां ने नू सबने समझावे से राजेश खुराना गावे से राजेश खुराना गावे से गुरु मुरारी तैया जानू धन्यवाद मेरे गुरुजी सीरत रामजीपुर गांव से 100 रुपये आशीर्वाद, मेरे भाई बबलू पहलवान जी 100 रुपये से मान सम्मान, मेरे आदरणीय मान सम्मान सबका हेलो धन्यवाद। अभी दादे नगर की तरफ से एक मोमेंटो भाई मोनू राकेश वशिष्ठ जी, सेवानंद जी और भाई मोनू दिलबाग जी कृपया दादी नगर की तरफ से एक मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। संजय गौतम जी और मैं खुद भी। तो चरखी दादरी से इस वक्त आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे हैं। पगड़ी पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का सम्मान किया गया है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आप देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस अधिकार सम्मेलन में शिरकत की है। इस वक्त चरखी दादरी से इस प्रोग्राम की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 36 बिरादरी के लोग मौजूद हैं। पगड़ी पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का स्वागत यहां पर हुआ। ईबीपीजी आरक्षण के लिए विनोद शर्मा ने आवाज उठाई थी और फूल मालाओं से पूर्व केंद्रीय मंत्री का यहां पर स्वागत हुआ है जब वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पगड़ी पहनाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का। अधिकार सम्मेलन का आयोजन चरखी दादरी में किया गया है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग इस वक्त मौजूद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। विनोद शर्मा जी ईबीपीजी आरक्षण के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और अब अधिकार सम्मेलन चरखी दादरी में आयोजित किया गया है। इस वक्त ये लाइव तस्वीर चरखी दादरी से सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ब्राह्मण समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। स्वागत उनका यहां पर किया गया है, सम्मान किया गया है, पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का। साथ ही मालाओं से स्वागत किया गया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहां पर पहुंचे। इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। चरखी दादरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अधिकार सम्मेलन, जहां पर फूल माला रहे हैं, जहां पर अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा
इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। फूल मालाओं से उनका यहां पर स्वागत किया गया और इस वक्त कुछ कह रहे हैं विनोद शर्मा जी, आप सुनिए। श्री राजकुमार वशिष्ठ जी, सम्मानयोग सारिता भारद्वाज जी, श्री देवकी नंदन भारद्वाज जी, सुनील चेयरमैन जी, श्री संजय शर्मा जी, प्रदीप अत्री जी, संजय सुपारिया जी चेयरमैन, श्री नंदलाल ठुकराल जी, राहुल मराठा जी, वासुदेव आनंद जी, डॉक्टर रेखा शर्मा जी, ओमकार ठेकेदार जी, डॉक्टर सरिता भारद्वाज जी, श्री दिनेश ठेकेदार जी, पत्रकार बंधु, मंच पर विराजमान अन्य बहन भाइयों जिनका नाम शायद मैं ना ले सका हूं, आज आपने अधिकार सम्मेलन में आकर अपनी भावनाओं का परिचय दिया है। आप अपने अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं, ये जहां पर बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों के चेहरे से पता चलता है। अपने अधिकार को पाने के लिए कितने तत्पर्य से आप लगे हैं, इससे मेरा विश्वास बढ़ता है कि आप अपना अधिकार पाकर रहेंगे। अभी हमने 2 मिनट का शहीद के लिए मौन धारण किया। उससे पहले सबसे पहले मेरी बच्ची ने एक कविता पढ़ी थी। उनका परिचय आपने दिया कि किसी भी दुख तकलीफ में इंसान को दुख तकलीफ होती है तो वो बोल देता है, अपने रिश्तेदारों को बता सकता है, उसकी देखभाल करने के लिए उसके दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उसको देखने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए और देने के लिए साधन होते हैं। लेकिन जानवरों को ना तो बोलना आता है, ना किसी को अपनी तकलीफ बता सकते हैं, ना उनके कोई रिश्तेदार लेके उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। उनके तो रिश्ते भी नहीं होते, माँ बाप का रिश्ता होते हैं, लेकिन इस काम के लिए कि कोई उनको लेके उनका इलाज करा दे, ऐसा संभव नहीं है। उनके प्रति सोचना और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्य शुरू किया है। और उन्होंने बोलते हुए कहा कि पलटन में यहाँ के बच्चे जाते हैं, शहीद होते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार में सम्मान लेके आते हैं। ये सच्चाई है। हरियाणा से, पूरे समूचे हरियाणा से बहुत से बच्चे अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे खानदान में उनके चले आ रहा है कि उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं। लेकिन दादरी में तो ऐसी रिवायत है कि शायद दादरी जिले के, अब जिला बन गया। मैं आ रहा था तो एक स्कूल पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, यही था स्कूल, मेरे नाम नहीं याद है,
दादरी लिखा था और साथ में ब्रैकेट में अभी भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो दादरी से जो बच्चे जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की औसत हम निकाल लें तो प्रति व्यक्ति यानी कि जितनी हमारी आबादी है उस आबादी की परसेंटेज निकालें तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है इस इलाके से फौज में जाती है देश की रक्षा करने के लिए। जब मैं यहां पे आया तो अधिकार सम्मेलन के बारे में मैंने देखा कि लोगों में उत्साह है, अधिकार तो हमें अपने लेने ही हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो आपसे व्यक्तिगत तौर पर संवाद करने आया हूं, आपकी बातों को और भावनाओं को समझने के लिए आया हूं। कोई वायदा करने नहीं आया, लेकिन संघर्ष जो आप करेंगे उसमें आपका साथ देने का वायदा करके जाऊंगा। यहां पहुंचकर मैंने जब अंदर हम आ रहे थे पंडाल में, बहुत से साथी माला दे रहे थे, उन सबका शुक्रिया करता हूं। मैं सबको पहचानने की कोशिश कर रहा था, उनमें से कुछ चेहरे मुझे दिखे जो बहुत पुराने हैं, जिनका संबंध मेरे साथ 40-42 साल से भी ज्यादा है। शायद 42 साल से भी ज्यादा है, मेरे हिसाब से तो 45-46 साल से उनको मैं जानता हूं, हम इकट्ठे काम करते रहे। मुझे याद आया कि सबसे पहले जब मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन के हरियाणा में आया था तो पहला मेरा फंक्शन सावड़ गांव में हुआ था। याद है ना? याद है? ये 1980 की बात है। 1980 यानी कि 42 साल पहले। अब 42 साल पहले की बात मुझे याद आई। सावड़ गांव में मुझे याद नहीं है कि सिक्कों से तोला था या लड्डुओं से तोला था, ये याद नहीं, पर तोला जरूर था। सिक्कों से तोला। जय भगवान थे वहां पे, कृष्ण ठेकेदार था, एक हमारे प्रोफेसर नारनौल में चले के बाद जो प्रिंसिपल रिटायर हुए वो भी थे। तो मैं सावड़ गांव का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अगर आपने सुना नहीं तो मैंने सावड़ का जिक्र किया था कि सावड़ के कुछ गांव की मुझे याद आई कि 1980 में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन के मैं पहली बार हरियाणा का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तब मैं पहला जलसा जो था वो सावड़ गांव में किया, 42 साल पहले की बात है। और वो चेहरे यहाँ पे हैं जो उस दिन भी थे। तो मैंने नाम लिए, जय भगवान का नाम लिया, कि नहीं है वो कृष्ण ठेकेदार का, और आप थे, और वो हमारे प्रिंसिपल बने नारनौल में थे, वो भी थे, और भी देवकांत ऐसे हिला रहा है तो तेरी उम्र बहुत कम होगी जब। ओम प्रकाश जी से। तो वहां मैंने कहा कि मुझे सिक्कों से तोला था या लड्डुओं से, तो ये याद नहीं, इन्होंने बताया कि सिक्कों से तोला। मैं भूला नहीं भाई उस बात को। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने से पहले भी
सावड़ गांव के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे उन्होंने कहा कि हम सावड़ से हैं। बैठे हैं, कोई बैठे हो ना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पिछला मामला जानते हो, मतलब अभी बहुत यंग भी बहुत बैठे हैं, भाई ये बता दो मुझे कि पहले जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, उससे पहले मेरा जहां तक ख्याल है कि सावड़ गांव के लोगों को काफी नौकरियां मिली या नहीं मिली? खड़े होके बता दो भाई, जहां मिली है तो मिली। और फिर जब आर्थिक रूप से आरक्षण आया तो एक ही लिस्ट में कितनी आई थी? खड़े होके बता दो, मैं नहीं बोलूंगा। बताओ प्रकाश जी। 12 नौकरी एक गांव में। हाँ, पहली लिस्ट में एक गांव में, सावड़ में 12 नौकरियां बच्चों को मिली थी। बाद में भी मिली होंगी, ये शायद सिपाहियों की थी। पापड़ा गांव का, मैं सावड़ की बात कर रहा हूं, ऐसे तो गिनाने लगे तो बहुत जगह गिनाना पड़ेगा। सावड़ का जिक्र इसलिए आया है कि मैं जब आ रहा तो मुझे खुशी हुई, कुछ लोगों ने कहा जी हम गांव सावड़ से आए, इस बात की खुशी। और फिर मुझे याद आया कि मेरा जो राजनीतिक संघर्ष हरियाणा का शुरू हुआ था वो इसी गांव से शुरू हुआ था, करीब 42 साल पहले। तो इससे ज्यादा मैं और नहीं कहता। आज के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों ने भी मेरे साथ ही काम किया। तो इस बात का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जिस गांव में, जिस घर में नौकरी लगती है, उस घर की और उस गांव की आर्थिक दिशा सुधर जाती है। सरकारी नौकरी लगने से आने वाली पीढ़ियां जो हैं, उनके लिए बच्चों की शिक्षा, उनके रिश्ते, शिक्षा भी अच्छी मिलती है, रिश्ते भी अच्छी जगह होते हैं, और आगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा जो मिलती है अच्छे स्कूलों में, वो भी मिलती है। यानी कि एक सरकारी नौकरी एक घर में लग जाए तो कम से कम उस परिवार का तो आगे का 1-2 पीढ़ियों का सुधार हो जाता है। इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, यूं ही नहीं भागते। कहीं भी जाओ तो कहे छोरा लगवा दो जी एक सरकारी, कोई तो बात है ना। तो इस लड़ाई में आप कुछ कामयाब हुए, आपने सब में मिलकर एक संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। तो हमने एक कानून पास करवाया जिसके तहत उन परिवारों के बच्चों को जिस परिवार के पास 5 एकड़ से जमीन कम है, उस परिवार के बच्चों को जिसके यहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में जिसके यहां 30,000 रुपये यानी कि 3.5 लाख रुपए शायद है, सालाना इनकम से कम इनकम है, ऐसे वो परिवार जिनकी आर्थिक दिशा कमजोर है, और भले ही चाहे जनरल कैटेगरी से हो, ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, वैश्य हैं, राजपूत हैं, इनके बच्चे वो जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए
हर नौकरियों में 10% का आरक्षण किया गया, जो अपनी तरह का कानून पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही था, हरियाणा में बना था। तो इसमें कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी। कुछ मेरे साथियों ने कहा भी मुझे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कानून बनवा दिया, सबके बच्चे क्यों नहीं लगेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर के ही क्यों लगेंगे। तो मैंने उनसे समझाया कि अब मैं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो संपन्न हो, तो संपन्न कौन होगा? अभी अभी मैंने इसकी परिभाषा दी है, जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी है वो संपन्न हो गया, और भी मिले उसके घर में, ऐसी बात नहीं, और भी लग सकती हैं, लेकिन आरक्षण के जरिए की बात नहीं हुई। जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो संपन्न तो नहीं, लेकिन मिडिल क्लास में है, ठीक है, इतना वो गरीब नहीं है। जिसके यहाँ 3-3.5 लाख रुपए साल की इनकम है, तो उसको बाकी 90% में तो पूरा मौका मिल ही रहा है ना। तो अगर हम वो लोग जिनके पास आज कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं मिलेगा, तो पहले ही पिछड़े हुए थे, भले ही वो जनरल कास्ट में, अपर कास्ट में आते हैं, लेकिन हैं पिछड़े हुए, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आज के जमाने में पिछड़ापन जो है आर्थिक रूप से है। जो अमीर है उसके बारे में पूछा नहीं जाता, जो गरीब है वो गरीब है, चाहे किसी भी समाज से संबंध लगता, वो गरीब है, उसको जरूरत है नौकरी की, उसको अपने बच्चे को लगाना है। तो उन बच्चे, उन परिवारों के लिए जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए कानून बना था। और 95% हर समाज में, ये मान के चलिए, जो कैटेगरी की बात मैंने की है, 95% लोग उसमें आते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में नहीं आते। तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि 5% वाले वो लोग इस बात को मान के खुश होते हैं, देख के खुश होते हैं कि उनके 95% भाइयों को मौका मिला है कि उनके बच्चों को भी नौकरी मिल जाए। क्या एतराज है इसमें? ये बात समझ में आई? और हजारों नौकरियां मिली। अब हजारों नौकरियां मिली कितनी देर में? जब से ये लागू हुआ, मुझे 2013 की बात है शायद, मैंने जब बनाया था, कानून बनवाया था, तो उस वक्त बहुत जगह पे जाके, दादरी भी जरूर आया होऊंगा, मैंने सब जगह प्रचार करने के लिए गया था कि भाई अपने अपने सर्टिफिकेट बना लो। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज के लोगों के सर्टिफिकेट बन रहे थे ताकि नौकरियां मिले। किसी ने विश्वास ही नहीं किया। 2 साल तक तो लोगों के मन में समझ में ही नहीं आया। 380 मीटिंगें की थी पूरे हरियाणा में, 380 ऐसी। लोगों ने मजाक ही समझे, पता नहीं क्यों, सोचते ही कोई नहीं था कि रिजर्वेशन हमारे लिए भी हो सकती है। हुई नहीं कभी, और बैठे बैठाए मिल गई थी, कोई संघर्ष नहीं किया, तो इसलिए पची ही नहीं, समझ ही नहीं आया ये रिजर्वेशन हो गई है, फायदा नहीं उठाया, निकलती गई, नौकरियां आती गई, निकलती गई। और वो जो बैकलॉग बन गया, 10% का आरक्षण आता था, अगर 400 नौकरियां तो 40 नौकरियां इसके तहत आती थी कि 40 विल बी गिवन अंडर दिस स्कीम। बट व्हाट हैपेंड, उस 40 में अप्लाई करने वाले 5 या 6 होते थे, बाकी नौकरी ऐसी चली जाती थी और उन 5-6 को मिल जाती थी जिन्होंने अप्लाई किया। क्यों? कंपटीशन ही कोई नहीं। तो जब ये मिलनी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई, तब लोगों को पता चला कि भाई ये तो हो सकता है। और जब उनको जागरूकता आई, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया,
तो एक एक खेप में 2-2 हजार। कौन से गांव की बताई थी आपने? बापुड़ा में। कितनी? 27 नौकरियां बापुड़ा गांव में आई थी उसमें, एक ही गांव में, इसी स्कीम के तहत। टीचर्स की थी ना? हाँ, पुलिस की पहली लिस्ट है। ये शास्त्री जी बैठे हैं और मैं अभी इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। शास्त्री जी बैठे हैं, खड़कलिंगा से हैं, वहां ब्राह्मण और राजपूत दोनों समाज के लोग रहते हैं गांव में। ये बता रहे हैं कि 52 नौकरियां आई थी पहली लिस्ट में खड़कलिंगा में। अब शास्त्री जी, आप तो पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, आपके तो जो पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। अरे भाई, रागनी बनानी है तो इस पे बनाओ कि एक लिस्ट में 52, एक गांव में एक लिस्ट में 52। रागनी बनानी है तो इसकी बनाओ, प्रचार करना है तो इस चीज का करो। हमें कोई शर्म थोड़े है इस बात की। मुझे ये समझ नहीं आता कि जिसको नौकरी मिल जाती है वो भी दम के चलता है, पीछे छुप के चलता है, बताना ना पड़ जाए कहीं। सही बता रहा कि कहीं मेरी कोई नौकरी ना छीन ले। अरे विश्वास रखो, जो मिल चुका है वो छीन नहीं सकता। सरकारी नौकरी है, फिक्र ना करो, छाती ठोक के कहो कि हमें मिली है, उसमें कोई नहीं छीन सकता। जब तक आप छुप छुपा के निकलेंगे। हंस रहे हैं, जय भगवान जी। क्यों जय भगवान? छुप के रहना चाहिए क्या? बोलना चाहिए ना, तो बोलना करो भाई। ये काम मेरा थोड़े है बोलना, ये काम तो आपका है जिसको नौकरी मिली है। आप बोलोगे, दूसरा का हौसला बढ़ेगा, दूसरों को हिम्मत बढ़ेगी कि हमें भी मिल सकती है, उनको संतुष्टि होगी। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं, कड़वे शब्द हैं, बुरा मत मानना, कि हमें मिल गई है तो मेरे लिए तो चलो हो गया काम, भाई हमारा तो बन गया काम, बाकी किसी का बने या ना बने। मैं तो ये कहता हूं, जिसको नौकरी मिली है इस स्कीम के, इस पॉलिसी के तहत, उसको तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे मेरे घर में आई है ऐसे मेरे समाज के हर परिवार में ये नौकरी आ जाए। तब जाके हमारा ध्येय पूरा होगा, तब हम समझेंगे कि कुछ हुआ है। और आपने कहा 15,000 नौकरी मिली है, अब नहीं मिल रही। ये जो अधिकार सम्मेलन आप कर रहे हैं, वो इसकी याद तभी आई है आपको कि अब नहीं मिल रही। मिल रही है जी, अब अधिकार याद आए हमें, तो अधिकार कैसे मिलेंगे? अधिकार सम्मेलन का मतलब हमारा अधिकार हम क्या मांग रहे हैं? जो हमारा है, जो हमारा था, जो हमें मिल रहा था, कम से कम वो मत छीनिए, वो दे दीजिए। हम कुछ और तो नहीं मांग रहे। जो हमें अधिकार मिला था, हम उस अधिकार को ही मांग रहे हैं कि वही दे दीजिए। और हम ये भी कहते हैं कि हमारा अधिकार किसी दूसरे के अधिकार को छीन कर नहीं लेना है, ना लेते हैं तो हमारा अधिकार किसी एक समाज का अधिकार नहीं है। समाज के कई वर्गों का, उन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों का, जो दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके घर में कभी सरकारी नौकरी का रूप नहीं मिला, उनको मिलनी चाहिए। उनके लिए लड़ाई है ये, और ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़नी पड़ेगी। पंद्रह 15,000 नौकरियां आपने कहा मिली। मैं हमेशा कई बार बैठ के, जब मैं वॉक करता हूं तो मुझे लिख के आंकड़े बनाने की जरूरत नहीं, वैसी दिमाग में चलती हैं सैर करते हुए।
मैं सोचता हूं कि अगर एक साल में हमें एवरेज 10,000 8,000 नौकरियां मिलती हैं इस आरक्षण के तहत, तो भाई 5 साल में हमें 50,000 नौकरियां मिलती, 10 साल में हमें 1,00,000 नौकरी मिलती, और 25 साल में 2.5 लाख नौकरी इसके तहत मिलती, इस अधिकार के तहत। तो यानी कि आज जो बच्चे 1 साल के हैं और आज जो बच्चे 20 साल के हैं, उनके बीच में से अगले 25 साल में 2.5 लाख बच्चों को नौकरियां मिल जाती हैं। और ये 2 साल से अगर नहीं मिल रही हैं तो 20,000 नौकरी का नुकसान होगा, नहीं मिली, इसकी भरपाई कैसे होगी? जितनी देर और चलेगा, 10 साल 5 साल कानून को दोबारा नहीं लगाएंगे, उतना ही नुकसान होगा। तो ये एक सिर्फ 10,000 5,000 की बात नहीं है, ये एक बदलाव की बात है। बदलाव समाज में, सोसाइटी में, देश में, प्रदेश में कभी 1 दिन में या 2 दिन में या 2 साल में नहीं आता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि हिला दी और बदलाव आ गया। या जब मेरे सपने नहीं है कि मैंने सपना लिया कि बदलाव आ गया तो बदलाव आ गया। बदलाव को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बदलाव आने के लिए वक्त लेता है, 1 दिन में नहीं आता। आज से मेहनत करते रहेंगे तो बदलाव 5,000 नौकरियों से नहीं आता, बदलाव 15,000 नौकरियों से नहीं आता। आया क्या 15,000 नौकरियों से बदलाव? मिली है ना, कोई बदलाव आया? बदलाव अभी तो 15,000 नौकरियों के साथ आपकी आशाएं बनी हैं, आपकी भावनाएं बनी, आपको आशा की किरण दिखी है कि ये नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन बदलाव आएगा जिस दिन 2 लाख 3 लाख 4 लाख नौकरियां 4 लाख घरों में सरकारी होंगी, उस दिन बदलाव का दिन होगा। अब बदलाव आया है समाज में। हम भी कह सकेंगे कि जिस घर में कभी नौकरी नहीं थी एक भी, उसी गरीब परिवार में एक लड़का लगा हुआ, जो आज लगा 25 साल के बाद हो सकता है कि उसका आगे लड़का भी लग जाए, तो वो चेन शुरू होगी। ये 2.5 लाख पे नहीं रुकती है चेन। ये 25 साल में अगर 2.5 लाख नौकरियां लगी हैं और हर साल 10,000 की हम एवरेज पे चल रहे हैं, वो 10,000 नौकरियों के साथ हर साल कुछ वर्षों के बाद एक चेन बनेगी, जो चेन मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन होगी। उस मल्टीप्लिकेशन के साथ ये 2.5 लाख नौकरी नहीं होगी 25 साल बाद, यही नौकरी 25 लाख के करीब होगी उन परिवारों। तो हमारी लड़ाई क्या है? बदलने की, समाज को बदलने की, समाज के उन अंगों को जिनको बड़ी देर से, पुराने कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उनका हक नहीं मिला, वो हक उनको दिलवाने के लिए जो लड़ाई और संघर्ष आप करना चाहते हैं, उसी को अधिकार कहते हैं। और ये सम्मेलन आपने उसी अधिकार के लिए रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, ये आपको तय करना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बोल के चला गया और कल को पत्र आ जाएगा, चिट्ठी आ जाएगी कि हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कानून नहीं बनने वाला। अच्छे भले समय में बनवा लिया था, कानून बन गया। उस कानून को हम कहते हैं कि हमारा वो कानून ही वापस उसी तरह लागू कर दो। तो उसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई ये मत सोचिए कि और लड़ेगा, खुद को लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई क्या होती है? कोई हाथ में हथियार लेकर थोड़े लड़ाई लड़नी है। लड़ाई तो राजनीतिक होती है।
अगर आप कहो कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा तो बैठ जाओ भाई, किसी ने कुछ नहीं देना, बैठ लो धरने। भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, बैठ लो भाई, शाम तक भूख लगाएगी, 2-3 दिन निकल गए तो चोरी चोरी किसी से मंगा के खा लोगे, क्या होगा? नहीं मिलेगी। मिलेगी तो एक ही आशा है कि अपने दूसरे अधिकार का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। वो अधिकार क्या है आपका? देश में, प्रदेश में ताकत किसके हाथ में जाएगी, ये फैसला तो आप कर सकते हैं ना। और अगर ये फैसला करने में कोताही करेंगे तो हम फौज में जब कभी पीटी कराते हैं, स्कूल में पीटी कराते हैं, वो बोलते हैं विश्राम, तो विश्राम मोड में हो, आज वहीं खड़े रहोगे? उस सावधान मोड में भी तो आना पड़ेगा कि नहीं? विश्राम से टेंशन मोड में नहीं आओगे। तो जब तक टेंशन मोड में नहीं आते, सावधान मोड में नहीं आते, वो रूप अख्तियार नहीं करते, अपना रास्ता नहीं पहचानते और सही निर्णय लेकर सही रास्ता नहीं चुनते, तब तक ये सपना है, सपना रहेगा, मान लो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2 मिनट के लिए बस बैठे रहेंगे। हमारे नगर की तरफ से भाई संजय जी छपारिया धन्यवाद ज्ञापित करेंगे शर्मा जी का। भाई संजय जी छपारिया जो निवर्तमान चेयरमैन है नगर परिषद के, धन्यवाद करेंगे आप सभी का भी और शर्मा जी का भी। और सभी प्रसाद बना हुआ है, सभी प्रसाद लेके जाएंगे 2 मिनट के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चरखी दादरी से अधिकार सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने तमाम बातें अपने बयान में दर्ज की और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया। तो चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की थी। आज उन्हें सम्मानित भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। दादरी के युवाओं ने प्रदेश का मान बढ़ाया। विनोद शर्मा जी ने ये कहा है, आपके संघर्ष में हमेशा साथ रहूंगा। तो विनोद शर्मा के संबोधन की ये बातें हम आपको बता रहे हैं। सम्मेलन में आकर लोगों ने जागरूकता दिखाई है, तो जागरूकता दिखाने की बात भी उन्होंने की। और चरखी दादरी में दरअसल एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और इसी सम्मेलन के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को सम्मानित भी किया गया। दरअसल ब्राह्मण समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने को लेकर के ये उन्होंने काम किया था और इसके बाद आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आज उन्हें सम्मानित भी किया गया।